हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शाला व्लॉग में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम है। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। जैसा कि हमने पहले भी आपसे हर ब्लॉग में यही कहा है कि हमारा हर ब्लॉग किसी न किसी अलग मुद्दे पर होता है और ये चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। जिस टॉपिक पर भी मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों के तक मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, ऐसे ही टॉपिक लेकर हम हाजिर होते हैं और हमारा आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। अभी पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से एक घमासान जंग का अखाड़ा बना हुआ था और मुद्दा आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जो एक जंग थी वो अपने पूरे उरूज पर थी। हालांकि इन दोनों की जंग जो है वो कहीं कभी भी किसी भी वक्त कभी भी हो जाती है और बहुत सारे लोगों को शायद इस जंग का पस मंज़र भी मालूम ना हो। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को इस जंग का पस मंज़र मालूम नहीं है वो हमेशा ही गलत सोच की वजह से गलत पार्टीज़ को, गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारे मुल्क का माहौल भी ख़राब होता है और हमारे आसपास का माहौल भी ख़राब होता है। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि इसराइल कोई स्टेट नहीं है। इसराइल और फ़लस्तीन का रिलेशन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम दरवाज़े पर किसी भीख मांगने वाले को जब हम भीख दे देते हैं, उस पर रहम खाकर, उसकी हालत को देखकर, और वो धीरे धीरे हमारे दरवाज़े की बिल्कुल देवड़ी पर आकर बैठ जाता है। यानी दरवाज़ा जो है हमारा घर का बाहर का हिस्सा, उस पर आकर बैठ जाता है। हमको ऐसा लगता है कि ये परेशान इंसान है, इसको कोई ना कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, चलो ठीक है, बाहर सो रहा है, पड़ा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो धीरे धीरे किस तरह से आपके पूरे मकान पे कब्ज़ा कर लेता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह इन यहूदियों ने किया। जब इन यहूदियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार थे, इनके पास ना खाने को खाना था, ना पहनने को कपड़ा था। ये उस दौर की बात है। तो जिस तरह से इस्लाम मज़हब सिखाता है कि किसी परेशान हाल की परेशानी में आपको हमेशा आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, वही इन फ़लस्तीनियों ने किया। यानी हमारे मौजूदा फ़लस्तीन के जो आबा व अजदाद थे, उन लोगों ने इन यहूदियों के आबा व अजदाद की ज़िंदगी पर एहसान करते हुए इनको वहाँ बसने के लिए एक जगह दे दी और इन्होंने धीरे धीरे अपनी होमलैंड को छोड़कर, ये याद रहे जहाँ से इनको निकाला गया था, इन्होंने धीरे धीरे पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। और आज हालत ये है कि जब पूरी दुनिया डबल स्टेट का एक कंसेप्ट दे रही है तो उसको ये इसराइली मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कह दूं कि इसराइल कोई स्टेट नहीं है। इसराइल इज़ अ टेररिस्ट, इसराइल लैंड माफिया जिन्होंने फ़लस्तीन की जगह को ऑक्यूपाई किया है और उस पर अपना नाजायज़ हक़ जमाते हुए उन फ़लस्तीनियों को, उन मासूम फ़लस्तीनियों को न सिर्फ उनके घरों से बाहर निकाल रहे हैं बल्कि उनका कत्लेआम भी कर रहे हैं। इस पूरी बात को बताने का मेरा मकसद यही था कि जिन लोगों को नहीं मालूम कि फ़लस्तीन और इसराइल का झगड़ा क्या है, मैं बार बार यही कहूँगी और इस चीज़ को दोहराती रहूँगी कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच का जो झगड़ा है, इन यहूदियों के बीच का जो झगड़ा है, वो एक ख़ास चीज़ को लेकर और भी है, क्योंकि मस्जिद अक़सा ईसाई, यहूद और मुसलमान तीनों के लिए मुक़द्दस मकाम है और मस्जिद अक़सा को लेकर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहता है और इसीलिए इसने पूरे दुनिया में एक इस्लामिक जिहाद नाम का एक वर्ड राइज किया, जो पूरी आलमी मीडिया ने, यानी वर्ल्ड मीडिया ने उस लफ्ज़ को बहुत तेज़ी के साथ अडॉप्ट किया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हथियार की शक्ल में इस्तेमाल किया। आज मेरे इस ब्लॉग का ख़ास मकसद यही है कि उस फ़लस्तीन और इसराइल की जो मौजूदा जंग थी, जो अभी पिछले दिनों जंग बंदी हुई है, उसके बाद वहाँ इसराइल में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई और वहाँ का जो नेक्स्ट पीएम, जिसके लिए लोगों को लेकर बहुत अलग अलग राय है, जिसको नफ्ताली बेनेट के नाम से जानते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में बैने कहते हैं। बैने का ताल्लुक़ इसराइल से है, लेकिन उनके इस इसराइली ताल्लुक़ से पहले का जो उनका सिनेरियो है वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनकी पैदाइश 1972 25 मार्च में हाइफा में हुई, जो सैन फ्रांसिस्को के में है। इनके पेरेंट्स वहाँ पर एक माइग्रेंट्स यानी तारकीन वतन या शरणार्थी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनकी पैदाइश के 3 साल के बाद ये लोग कनाडा शिफ्ट हो गए। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि इनकी पूरी ज़िंदगी, जाहिर सी बात है इंसान की पूरी ज़िंदगी पे उसके बचपन का असर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है।
तो ये उनके बचपन की कहानी। उसके बाद यरूशलेम में इन्होंने सारी तालीम हासिल करी और यरूशलेम की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की और उसके बाद सन 2005 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले इनका ताल्लुक़ हो चुके एक बिजनेसमैन की कैटेगरी से इनको जोड़ा जाता था, लेकिन जब सन 2005 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और नेतन्याहू के कॉन्टैक्ट में आए, तो ये भी अपने आप में एक बहुत हैरानकुन बात है कि ये हमेशा किसी न किसी मिनिस्ट्रियल ओहदे पर फाइज रहे, यानी इनके पास कोई ना कोई मिनिस्ट्री हमेशा से रही। ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने लॉ की डिग्री यरूशलेम से हासिल की, हेब्रो यूनिवर्सिटी से, तो वहीं से इनकी पूरी सारी तालीमी सिलसिला रहा। और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद इन्होंने किस तरह से इसमें अपना एक असर बनाया, एक मकाम बनाया, एक ऊंचा मकाम हासिल किया और हमेशा कोई ना कोई मिनिस्ट्री इनके पास रही, और चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो या दूसरी एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं ये वहाँ के। और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहती हूँ कि जो वहाँ की जो पार्टी है, यमीनी पार्टी, इनका ताल्लुक़ उससे है। और यमनी पार्टी जिसको 120 सीट्स में से सिर्फ 7 सीट्स मिली, लेकिन उस सब के बावजूद ये वहाँ के बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। ये भी अपने आप में सोचने की बात है। तो आप सब लोगों का जहन भी इसी तरफ जा रहा होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से इनको इतनी कम सीट्स मिली और फिर भी ये पीएम के इतने स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं। तो उसकी वजह है उनकी वो हेट स्पीचेस जो वो हमेशा मुसलमानों और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे, ख़ास तौर से फ़लस्तीनियों की। इन्हीं की पार्टी की एक लेडी और हैं, आयलेट चैक, उन्होंने तो यहाँ तक का कह दिया था, मतलब नफ़रत की इंतहा देखिए एक औरत की, कि इनका ये कहना है कि जितनी भी फ़लस्तीन की औरतें हैं, यानी फ़लस्तीन की जो माएँ हैं, उन सबको ज़िबा कर देना चाहिए, स्लॉटर कर देना चाहिए, ज़िबा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फ़लस्तीनी सपोलों को जन्म देती हैं। मतलब आप एक औरत की नफ़रत का अंदाज़ा देखिए कि किस तरह से ये उन लोगों के लिए उनकी नफ़रत है जिन्होंने आपके आबाओ अजदाद को रहने के लिए मकान दिया, जिन्होंने आपको तन ढाँपने के लिए कपड़े दिए, जिन्होंने पेट भरने के लिए आपको रोटी दी, एक जगह दी, एक मकाम दिया कि आप यहाँ रहिए, यहाँ बसिए। इनमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि जाके अपनी होमलैंड रिकवर कर सकें या उन लोगों से कह सकें कि हमारी ये जगह है। मतलब जो जगह आपकी थी ही नहीं, जो आपको बसने के लिए दी गई, उस जगह पर तो आप अपना इतना हक जता रहे हैं। ये इनकी वो नफ़रत देखिए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और पूरी दुनिया में झूठा प्रोपेगेंडा करके, क्योंकि ये सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं है, ये झूठे भी हैं। ये झूठी बात को इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर मीडिया का सहारा लेकर कहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनके ऐसे कहने से सारी दुनिया इनके झूठ को मान लेगी, तारीख़ बदल जाएगी, हक़ाइक़ को ये छुपा देंगे, जो करना इनके बस का नहीं है। अब आती है बात जो ये इज़राइल के नए पीएम, जिनको लेके लोगों के अंदर एक अलग अलग सोच हो रही है और लोग सोच रहे हैं कि शायद हमास की कारकर्दगी की वजह से नेतन्याहू को एक सज़ा दी गई है और उनको हटा दिया गया। तो यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि नेतन्याहू की एज 71 ईयर्स की है और जो ये नए आए हैं बहनें, इनकी उम्र जो है 49 ईयर्स की है। अब आप देखिए 71 ईयर्स और 49 ईयर्स कितना बड़ा गैप होता है, लेकिन उसके बाद इस शख्स की नफ़रत की इंतहा देखिए, जो हमेशा अपनी स्टेटमेंट की वजह से सुर्खियों में रहा। उसका ये कहना है कि उसने बहुत से अरबों को मारा है और उसके लिए ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती है। कितनी अफसोसनाक बात है कि आप इस्लामिक जिहाद का नारा लगाते हो, आप कहते हो कि मुसलमान जो हैं आतंकवादी हैं, और उसके बाद ज़रा खुद देखिए आप खुद क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी नज़र में फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के बच्चे जो है एक टेरर बॉडी हैं। कितनी घटिया सियासत है, कितनी घटिया सोच है, और ये सोच दर्शाती है, इस बात को दिखाती है, साबित करती है। आप देखिए, आप ऑब्ज़र्व कीजिए, क्योंकि जो समाज जैसा होता है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव वैसा ही चुनता है, और इसका चुनाव, इस शख्स का चुनाव और इसका सीट पर आना इस बात को साबित करता है कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर
यहूदी है ना, जो दावा करते हैं कि हम लोग तो बहुत इंसानियत में यकीन रखने वाले हैं, जो हम घर के कुत्तों को भी बड़ी इज़्ज़त देते हैं, ये उन लोगों की ज़हनियत है जिनकी नज़र के अंदर इंसान, इंसानी जिस्म, इंसानी ज़िंदगी, इंसानी खून की कोई हैसियत नहीं है। और ये उन लोगों के बारे में कह रहा है ना, मैं बार बार दोहराऊँगी कि उन लोगों के बारे में कह रहा है जिन्होंने तुम्हारे आबाओ अजदाद पर एहसान किया है, तुमको पैर रखने के लिए ज़मीन दी है। तुम उन लोगों के बारे में ऐसी सोच रखते हो। और तुम लोगों को चुनकर भेजने वाले लोग किस ज़हनियत के होंगे, किस सोच के होंगे? ये नई नस्ल, नई जनरेशन जो अपने आप को इतना सेक्युलर दिखाती है, इतने इंसानियत के अलम बरदार दिखाते हैं। इन लोगों का तो दावा ये भी है कि वो किसी भी सूरत में फ़लस्तीनियों के उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो लेने नहीं देंगे। ये देखिए आप इनकी सोच, इनकी समझ, इनका शऊर, कितनी ग़िलाज़त है इनके ज़हनों में। ये इंसानियत रखने वाले लोग नहीं हैं। और खैर कोई भी आए, कोई भी जाए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला की इस सरज़मीन पे नमरूद भी आया। नमरूद का वाक़या आप सबको पता होगा। यहाँ फ़िरौन भी आया। यहाँ वो लोग भी हैं जिनकी लाशें आज इबरत का निशान बनी हुई हैं। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कितने भी ज़ालिम हो जाओ, तुम कितने भी जाबिर हो जाओ, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। जिस अल्लाह ताला ने तुमको ये ताकत दी है कि तुम ज़ालिम बन सको, उसी अल्लाह ने हमको भी सब्र करने का जज्बा दिया है। उसी अल्लाह ने हमको शहादत का जज्बा दिया है, रास्ता दिखाया है। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे ये बहनें हो, या इससे भी ज़ालिम कोई भी हुक्मरान आ जाए, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ़ इतना जानते हैं कि मस्जिद अक़सा हम सब के लिए मुक़द्दस है, हमेशा मुक़द्दस रहेगी। और जो कोई भी किसी भी सूरत में मस्जिद अक़सा की तरफ अपनी गंदी नज़र उठाकर देखेगा, उसको उसकी ज़बान में जवाब ज़रूर मिलेगा। हम मुसलमान जहाँ कहीं भी जैसे भी जिस हाल में हैं, लड़ने की कंडीशन में हैं, लड़ रहे हैं, मरने की कंडीशन में हैं, शहीद हो रहे हैं, और जो कुछ नहीं कर सकते वो दुआ कर रहे हैं। हम सब भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को महफूज रखे, हिफाजत से रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।